सो हेलो एवरीवन। हम इंग्लिश का 2025 का यूटेट का पेपर सॉल्व करेंगे और हम दो सेट्स में रखेंगे। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस फिर सेकंड 15 क्वेश्चंस का सेट, ठीक है, जिससे वो ओवरलोड ना पड़े पैसेज की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड पार्सिमनी का मतलब पूछा है। तो पॉवर्टी, वेल्थ, लग्जरी, स्टिंगिनेस। पॉवर्टी मतलब गरीबी, वेल्थ मतलब पैसा, लग्जरी मतलब ऐशोआराम, स्टिंगी मतलब कंजूसी। तो पर्सिमोनी का मतलब होता है स्टिंगीनेस। आप हमेशा ना स्पेलिंग्स पे ज़रूर गौर करिएगा। स्पेलिंग्स पे आप पढ़ते समय ही गौर करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि जो एरर वाले सवाल आएंगे स्पेलिंग के वो आप एकदम पहचान पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी एक्चुअली में बताती है हमें ओपन कंडीशनिंग के बारे में। ऑपरेंट जो ऑपरेट करता है कंडीशनिंग, ठीक है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, जैसे कि ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन भी इसी का पार्ट होता है। ये सवाल एक्चुअली में थोड़ा टफ साइड पर है, बट हमें बस इतना याद रखना है कि वो अगर कोई बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में बता रहा है तो उसमें ट्रायल एंड एरर होता है, तो हमें तो वो नहीं पूछ रहा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी होती है और एम्प्टी वेजल कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन ये इसमें नहीं होता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी में, ठीक है। तो 32 का आंसर डी होगा। और ये थ्योरी किस में आती है? ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में आती है। सोशल, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में याद रखिएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्क द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको पढ़ाया था। कहता है कि टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडेंट गो टू वर्क। अब एक्चुअली में सिंपल पास्ट में है है ना। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, है कि नहीं। तो हमें सेड किस में चेंज होता है? दैट में इन्वर्टेड कॉमन हटा के। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है? टॉम सेड दैट आई सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा ही वोक अप फीलिंग इल सो दैट ही डिड नॉट गो टू वर्क, ठीक है। सिंपल पास्ट को मेंटेन कर रखेगा उसमें वो ही वो हैड वोकन में चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं। शी सेड इट इज़ नॉट सो फॉगी टूडे एज इट वॉज येस्टरडे। तो क्या आना चाहिए? शी सेड दैट, टोल्ड तो नहीं होएगा। शी सेड दैट रिपोर्टेड दैट, ये भी नहीं। शी सेड दैट इट वॉज नॉट सो फॉगी टुडे किस में चेंज होता है हमेशा? मैंने आपको पढ़ाया था दैट डे में, तो इसमें भी दैट डे है। एज इट हैड बीन द डे बिफोर और एज इट हैड बीन द येस्टरडे। तो येस्टरडे किस में चेंज होगा? डे बिफोर में। तो ये 34 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ। तो डिसलेक्सिया किस में हैम्पर करती है? रीडिंग में। डिसलेक्सिया ये एक वो बीमारी है जो तारे ज़मीन पर मूवी जो है ना, जिसमें दर्शी सफारी को जो परेशानी होती है वो डिसलेक्सिया ही होती है। तो वो बोलने में उसको तकलीफ होती है, देखने में, पढ़ने में तकलीफ होती है क्योंकि वो अक्षर पहचान नहीं पाता, ठीक है। आगे देखते हैं। दीज आर मेरली एक्सक्यूजेज, द अंडरलाइन इज पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल तो ऐसा कुछ है नहीं। पोजेसिव ये बताता है कि कोई हक बताता है, दीज में तो कोई हक बताएगा नहीं। अब ये बचा रिफ्लेक्सिव या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था कि जो कुछ माई सेल्फ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दीज, दोज ऐसे करके होता है, ठीक है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन यू एक्सपेक्ट टू डेवलप? कॉन्सेप्ट, ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन, ओके, कंट्रोल ओवर इमोशंस और इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, वॉइस को कैसे ऊपर नीचे करना है वो देख सकते हो, क्रेडिबिलिटी आप कितना क्रेडिबली साउंड करते हो, लेकिन कंट्रोल ऑफ इमोशंस का ताल्लुक पब्लिक स्पीकिंग से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वुड बी द आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज द फोर्थ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन? अब ये समझना बहुत ये तो एक जीके का, करंट जीके का सवाल है, ना कि इंग्लिश का, तो हम इसको स्किप करेंगे। इन विच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस प्रीपोजिशन हैज बीन मिसयूज्ड? He carefully investigated into the case और he carefully investigated the case. तो this doesn't is not required कि उसने carefully केस को इन्वेस्टिगेट किया। into इसमें की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के लेता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये नहीं आएगा। यू मस्ट नॉट वायलेट, मस्ट नॉट और फिर अगेंस्ट, वो पहले से ही ना कर रहा है, तो यू मस्ट नॉट वायलेट द रूल्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द नेचर और पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर। ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सब में ही गलत तरीके से वर्ब का यूज हुआ है, सॉरी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वर्ड रेफर्स टू इग्नोरेंस? है ना, तो इग्नोरेंस किससे सिमिलर होगा? ओमनीसेंस तो वो होता है जो सर्वज्ञानी होता है। प्रिसेंस का मतलब होता है जो दूरदर्शी, जो पहले ही दूर की चीजें देख सके। निसेंस का मतलब होता है अज्ञानता। तो इग्नोरेंस और निसेंस का मतलब होता है सेम, ये होता है अज्ञानता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What is the use of textbook in a class? To explain ideas and concept? Okay. To achieve learning object? To delimit what is taught? No. Set new standards? ऐसा भी कुछ नहीं है, तो it should be to achieve new learning objectives। मतलब टेक्स्ट बुक हमें सीखने का आयाम पैदा करती है नए नए तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। Complete the following sentence using appropriate preposition from the given option. ही फ्राउंड, फ्राउंड मतलब आंख दिखाना, जैसे आंखें सिकोड़ लेते हैं ना हम गुस्से में, उसको ऐसे। ही फ्राउंड विद हो सकता है, सी विद मी नहीं, मेरे साथ कोई क्यों आंख ऐसे फ्राउंड करेगा। ही फ्राउंड आफ्टर, मेरे बाद, ऐसा भी कुछ नहीं आएगा। ही फ्राउंड ऑन मी फॉर लाफिंग एट हिम, और ही फ्राउंड एट मी फॉर लाफिंग एट हिम। दिस शुड बी द करेक्ट प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशंस मार्क इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग, साइटिंग एग्जाम्पल्स, कोटिंग समवंस आइडियाज और वर्क? तो सेमी कॉलन होता है ऐसे, कॉलन होता है ऐसे, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ऐसे, और कॉमा होता है ऐसे। तो क्या आना चाहिए? कॉलन। कॉलन विल बी द, कॉलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। Select the correct version of active voice into the passive voice. One should keep one's promise. ठीक है, one should keep one's promise. तो जब भी one आता है स्टेटमेंट में, whenever one comes, तो उसका पैसिव हमेशा by someone, मैंने आपको बताया था, by someone और बाय वन, इससे यूज होता है। तो फॉर्मेट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, इस वाले केसेस में प्रोमिसेस प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। तो प्रोमिसेस ये दोनों तो नहीं होंगे। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय पीपल, नो, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ओके, तो 44 का हो जाएगा डी। फिफ्थ देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। आई अरेंज टू मीट जेन आफ्टर वर्क लास्ट नाइट बट शी डिडेंट।
आई अरेंज टू मीट जेन, मैं उससे मुलाकात तो कर ली, मुलाकात करने का अपना टाइम तो निकाला, बट वो नहीं पहुंची, यही होगा। तो शी डिडेंट टर्न अप शुड बी द राइट फ्रेजल वर्ब, क्योंकि ना पहुंच पाना ना आना ही टर्न अप के लिए ये मतलब यहाँ पे सुटेबल कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस वाली वीडियो में इतने तक ही रखेंगे, आगे हम 46 से 60 तक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।